गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं ये होप करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मेरा दूसरा क्लास है। मैंने जो सीरीज़ अपनी कल स्टार्ट की थी, क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है, ये चैप्टर 2 है। ओके, चैप्टर 2 का जो लास्ट पोर्शन था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी कैन बी यूज्ड टू describe and predict the future population of any area। मतलब क्या है कि इस थियरी के अकॉर्डिंग हम किसी जगह के फ्यूचर पॉपुलेशन को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। और ये थियरी क्या है? ये थियरी हमें ये बताता है कि कोई भी पॉपुलेशन किसी रीजन का हाई बर्थ रेट से लो बर्थ और लो डेथ में चेंज करेगा, क्योंकि एक सोसाइटी हमेशा रूरल सोसाइटी से लिटरल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है। ये सारे चेंजेस धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होते हैं। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। पहले कोई भी चीज़ रूरल होता है, उसके बाद ये जाके अर्बन इंडस्ट्रियल होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है एक्चुअली। ये देखो, ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2, ये है स्टेज 3। पहला स्टेज क्या कहना चाहता है कि यहाँ हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे रिप्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं ताकि डेथ को कंपनसेट किया जाए फूड सप्लाई के वजह से, ठीक है। फूड सप्लाई के वजह से, एपिडेमिक्स के वजह से यहाँ पे इस चीज़ को पीपल यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि कंपनसेट किया जा सके। अंडरस्टैंड? अभी इसमें ये चीज़ कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है, लेकिन ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जहाँ पे लार्ज फैमिली एक एसेट होते हैं, मिल के सारे काम करते हैं। जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है, लोग अनपढ़ होते हैं, इनके पास तकनीक इतनी बड़ी लेवल की नहीं होती। आज से अगर हम 200 साल पहले देखेंगे तो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो इस स्टेज में थे। फर्टिलिटी हाई है सेकंड स्टेज में। ये देख रहे हो, ये BR लाइन है ना, इसमें फर्टिलिटी क्या है, हाई है। लेकिन वक्त के साथ साथ एक टाइम के बाद ये भी फॉल डाउन करने लगा। ये देख सकते हो, है ना, ये बर्थ रेट नीचे गिर रहा है। ओके, मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन, हेल्थ कंडीशन, मोर्टेलिटी का जो रेट है या डेथ रेट को घटा दिया है, ठीक है। और इसी गैप में जो नेट एडिशन होता है पॉपुलेशन का, वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट स्टेज में हम ये देखते हैं कि दोनों फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी डिक्लाइन करने लगती है। ये स्टेबल है या धीरे धीरे ग्रो करता है। यहाँ पे लोग शिक्षित हो जाते हैं और यहाँ पे टेक्निक्स बहुत डेवलप हो जाती हैं, जिससे कि लोगों में ये अवेयरनेस है कि वो किस तरह से फैमिली साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये दिखाता है कि किस तरह से मानव एक्सट्रीमली इतने फ्लेक्सिबल होते हैं और वो अपने फर्टिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसी प्रेजेंट टाइम पे अलग अलग कंट्रीज हर स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आज स्थित है, अपने अपने पोजीशन में। अभी है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग को हम चिल्ड्रन के बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग में एक्सेस, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में लिमिट करना, वुमेन के हेल्थ में इम्प्रूव करना, फ्री अवेलेबिलिटी होना किसी भी कंट्रासेप्टिव का, ओके, जिससे कि जो भी डिसइंसेंटिव है, ये सारे मेजर्स होते हैं, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। थॉमस माल्थस 1793 में प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में उन्होंने ये बताया है, उन्होंने बताया था ना कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फूड सप्लाई बढ़ता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन बढ़ता है,
ठीक है, पॉपुलेशन मल्टीपल्स टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन एरिथमेटिक में 0.1% से बढ़ता है हमारा फूड सप्लाई। ठीक है, तो उन्होंने इस थियरी में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात किया था कि नंबर ऑफ पीपल वुड बी इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। अगर फर्दर इंक्रीज होगा तो इसमें डिजीज और वॉर से पॉपुलेशन क्रैश कर सकता है। प्रिवेंटिव चेक्स फिजिकल चेक्स से बेटर होते हैं। ठीक है, अगर हमें अपने संसाधन को बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए तो वर्ल्ड को रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। गाइस ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे कि कहाँ पे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिलता है किसी कंटिनेंट में, अफ्रीका, है ना। और जो भी स्पार्स पॉपुलेशन तो साउथ ईस्ट एशिया में कभी नहीं रहता। और अगर हम पुश फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, कौन सा फैक्टर नहीं है, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटी, क्योंकि ये पुल फैक्टर है। ये क्वेश्चन देख रहे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। ठीक है, तो ये जनरली जो क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। वहाँ पे भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, और ये तो क्वेश्चंस है रिटन क्वेश्चन 30 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये सारे जितने भी जो क्लास 12th का जो मोड सिलेबस है उसके जो एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर के, ये आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया या नहीं आया, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आज हम जो ये चीज़ कह रहे हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, देखो जनसंख्या का कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी देश में लोग अलग अलग तरीके से डाइवर्स होते हैं। ठीक है, या तो लोग अपने लिंग के अनुसार, या तो लोग अपने एज के अनुसार, या तो लोग अपने रेसिडेंस के प्लेस के अनुसार ये ज़्यादा डिस्टिंगाइज्ड किए जाते हैं। कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे है सेक्स कंपोजिशन, जिनका पहले से ये चीज़ पढ़ा भी हुआ है तो ये एक रिवीजन के तौर पर भी हो जाएगा। और यहाँ से लाइन बाय लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ होता है इन चैप्टर्स में, और ये चैप्टर्स में जितने फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। जो भी वुमेन और मेन एक कंट्री में जितने संख्या में रहेंगे तो ये क्या होता है, किसी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वुमेन और मेन के नंबर के बीच में जो एक रेशियो होता है उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। मतलब पर थाउजेंड मतलब ये फॉर्मूला में ना बाहर और हमारे इंडिया में थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है इस चीज़ को लेके। कैसे पता है, फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ मेल पर नंबर ऑफ फीमेल कितने, पर 1000 मेल में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने मिलते हैं। लेकिन बाहर क्या चलता है, ये बाहर का चलता है, मतलब फीमेल पॉपुलेशन पर कितने मेल पॉपुलेशन होते हैं, ये बाहर सेक्स कंपोजिशन को खोजता है, मतलब ये जो सेक्स रेशियो है। ठीक है, सेक्स रेशियो देश में कंट्री में वुमेन के स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे सेक्स रेशियो वुमेन के लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड, वुमेन के अगेंस्ट में घरेलू अत्याचार, ये सारे कारण प्रेवलेंट है। सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को कम करना इन सारे जगह में। ठीक है, और ऐसा आपको ये चीज़ मतलब याद रखना चाहिए कि मोर वुमेन किसी पॉपुलेशन में ये मतलब नहीं होता कि उनका बेटर स्टेटस है। ठीक है, मेन कभी माइग्रेट कर जाते हैं अलग जगह में क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होता है। अभी देखो, क्योंकि नेचुरल एडवांटेज और एक सोशल डिसएडवांटेज क्या है कि फीमेल का एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है मेल्स के ऊपर। ठीक है, ये एडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत रेजिलिएंट होते हैं मेल से। इनका एडवांटेज क्या होता है ना, सोशल डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो इसी एक
मतलब एक मासूमियत उनके अंदर होती है, बहुत लाजुक स्वभाव की होती हैं। तो ये चीज़ कभी कभार ना जो हमारे समाज है ये चीज़ ठीक से नहीं देखता। समाज इस चीज़ को, सोसाइटी हमारी इस चीज़ को ठीक नज़र से नहीं देखती है। वो कभी कभार इस चीज़ को सोशल डिस्क्रिमिनेशन में भी चेंज कर देती है। एम आई क्लियर? ओके। एवरेज में हम ये चीज़ बोलते हैं कि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 102 मेल पर 100 मेल में है ऑन एन एवरेज। ओके। वर्ल्ड में हाई सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया है लाटविया में, जहां पे 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड पैटर्न है सेक्स रेशियो का, ये ज़्यादा वेरिएशंस डेवलप्ड रीजन्स में नहीं दिखाते। सेक्स रेशियो फीमेल के लिए वर्ल्ड में 139 देश में फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, ठीक नहीं है ये चीज़ 72 देश में। जनरली एशिया में लो सेक्स रेशियो होता है, चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे लो सेक्स रेशियो होते हैं। और दूसरे एक्सट्रीम्स में अगर हम देखें कि यूरोप में मेल माइनॉरिटीज़ में होते हैं। मेल का डेफिसिट पॉपुलेशन में अगर हो गया तो इससे क्या होता है, वुमेन का बेटर स्टेटस, और एक्सेसिवली जो मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन होता है अलग अलग पार्ट्स में पास्ट टाइम पे जो हो चुका है, ये भी एक मेन रीजन हो सकता है। अभी देखो एज स्ट्रक्चर। ठीक है, एज स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इज द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, जैसे कि 15 से 59 साल के बीच में पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होता है। 60 साल के ऊपर एज हो जाती है पॉपुलेशन की, तब जाके स्वास्थ्य में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी देश में यंग पॉपुलेशन का हाई प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब क्या है कि उस रीजन में हाई बर्थ रेट और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा यंग होती है। अभी देखो ये एज सेक्स पिरामिड देख रहे हो, ये पिरामिड का टाइप है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो जब एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होगा, जैसे मान लो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन क्या होता है, ये देख रहे हो ये त्रिभुजाकार में है। नाइजीरिया में एक तरफ फीमेल है और एक तरफ मेल है ना। यहाँ पे क्या है कि लोअर एज में लार्जर पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ पे हाई बर्थ रेट होता है। अगर आप इस तरह से बांग्लादेश और मेक्सिको के लिए भी ये चीज़ बनाओगे तो ये लगभग आपको सेम दिखेगा। कांस्टेंट पॉपुलेशन में क्या होता है, ये थोड़ा बेलनाकार जैसा होता है, बेल के जैसा। ठीक है, बिल्कुल टॉप में थोड़ा सा टैपर जैसा दिखता है, एक तरफ फीमेल है एक तरफ मेल है। ये ऑस्ट्रेलिया के केस में आ सकता है। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर होते हैं और इससे कांस्टेंट पॉपुलेशन दिखने को मिलता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन में जो जापान का पिरामिड है ये नैरो बेस होती है इसकी, और ऊपर में टैपर्ड होता है, मतलब लो बर्थ और लो डेथ रेट। यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये 0 होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा एक बात सुना होगा पॉपुलेशन एजिंग, मतलब पॉपुलेशन एजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हाई एज ग्रुप्स के पॉपुलेशन बढ़ चुके हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के चलते, बर्थ रेट में रिडक्शन होने के चलते चिल्ड्रन का जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन में वो भी घटता जा रहा है। अभी देखो जैसे लिटरेसी, किसी देश का जो लिटरेट पॉपुलेशन का प्रपोर्शन होता है वो क्या है कि उसके अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर, जिससे कि वहाँ पे रहने के जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फीमेल का सोशल स्टेटस, एजुकेशन फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट का पॉलिसी, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है, ये दोनों कारण भी है और कंसिक्वेंस भी होता है लिटरेसी का। आज इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है, जो पॉपुलेशन 7 साल से ऊपर है वहाँ पे जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको एरिथमेटिक कैलकुलेशन करना आता है, ठीक है, तो लिटरेसी रेट उसके परसेंटेज को दिखाएगा। अभी आता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर,
जैसा कि मान लो 15 से लेकर 59 साल के बीच में वर्किंग पॉपुलेशन होता है, चाहे वो वुमेन है चाहे वो मेन है। अब ये काम करते हैं एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में, फॉरेस्ट जैसे सेक्टर में, ठीक है, एक सेकेंड गाइस, फिशिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में। तो जो एग्रीकल्चर में है ये क्या है, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गए। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है। ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन या कोई दूसरा सर्विस जो होता है वो टर्शरी होता है। रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारे क्वार्टरनरीज में आ जाएंगे। तो ये सारे सेक्टर में जो प्रपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का, वो गुड इंडिकेटर है किसी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो विकसित हमारी अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स अपने सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं, उनको एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी अभी भी प्रिमिटिव स्टेज में बसा हुआ है तो वहाँ पे जो लोगों का अनुपात है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा होता है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो ये जो कह रहा है, अब ये थोड़ा एक्सरसाइजेस है। ऐसे मान लो कि वर्किंग एज क्या है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का, तो 15 से लेकर 59 साल के बीच में कहाँ पे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द वर्ल्ड है ना, कहाँ पे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो यूएई ये सब तो नहीं हो सकता, यूएई तो हो ही नहीं सकता, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जहाँ पे होता है वो होता है डेवलप कंट्रीज़ में। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये तो आप खुद देख सकते हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ। मैं होप करती हूँ कि मेरी ये जो क्लास है या मेरा ये जो वीडियो है ना, ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये चीज़ करते हैं तो मैं आपके लिए और वीडियोस ऐसे ही हर रोज़ आपके लिए बनाऊंगी, ताकि आपको मैं कुछ इस तरह से मदद कर सकूं। थैंक यू गाइस, टेक केयर।